हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीएस प्रोफेशनल के जो न्यू सिलेबस के बच्चे हैं वो एसएमसीएफ 2 डेज में कैसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, काफ़ी बिट ऑफ अ चैलेंज है कि 2 डेज में आप कैसे इसको रिवाइज करोगे, और बोथ मॉड्यूल वालों के लिए और बड़ा चैलेंज है कि सिंगल डे में वो एग्जाम के पहले कैसे करेंगे। ठीक है, अभी एग्जाम के 1 महीने पहले या कुछ दिन पहले आपको 2 डेज में ही रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर लास्ट में आपको सोचना होगा कि 1 डे में कैसे होगा फॉर बोथ मॉड्यूल। तो वो मैं लास्ट में ही आपको बताऊंगा जब आपका पेपर आएगा। पेपर स्टार्ट होते वक्त एक अलग से वीडियो आ जाएगा कि एग्जाम के पहले टाइम वाइज कैसे क्या पढ़ना चाहिए, वो सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये अभी के लिए है 15-20 डेज बिफोर एग्जामिनेशन, जो आप 2 रिविजन्स 3 रिविजन्स करोगे, 2 डेज वाली करोगे, तो वो 2 डेज में क्या क्या कवर करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर मैं गाइडेंस देने आया हूँ। ठीक है, वीडियो लाइक फटाफट कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। चलो, तो 2 डेज में मैं 18 to 24 आवर्स ले रहा हूँ। ठीक है, प्रोफेशनल के बच्चे हो, इससे कम 18 आवर्स से कम तो मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। तो 18 to 24 आवर्स, 24 आवर्स से भी ज़्यादा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता। ठीक है, वो बहुत अनरियलिस्टिक है। तो 18 to 24 आवर्स के रेंज में आपका जो भी टाइम अवेलेबल है उसमें आप क्या बेस्ट कर सकते हो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो चैप्टर वाइज, मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस की मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपको पता होगा कि क्वेश्चन के काफ़ी टाइप्स होते हैं। केस स्टडीज अलग से आती हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अलग से आते हैं, फिर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, फिर कुछ उसमें डॉक्यूमेंटेशन के क्वेश्चंस होते हैं। तो यू कैन डिवाइड 4-5 टाइप्स में वो डिवाइड किए जा सकते हैं। तो उसको उसी तरह से पढ़ना मेरे हिसाब से हमेशा बेटर रहता है, क्योंकि चैप्टर आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पे आके आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि हम बच्चों टाइप एग्जीक्यूटिव या मतलब ईटी या और उससे पहले जैसे हम पढ़ते थे कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है तो पूरा ही छोड़ देते हैं। ठीक है, वो सब प्रोफेशनल लेवल पे आके आपको ख्याल में आ गया होगा कि ये सब नहीं कर सकते। चैप्टर तो सारे कवर करने ही हैं। उसमें फिर आपको क्या करना होता है कि हर चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट है वो पहले कवर करना है, और जो नॉट सो इंपॉर्टेंट है तो वो टाइम मिला तो कवर करेंगे। ठीक है, ऐसा आपको करना होता है। तो मैंने मेरे जो नोट्स दिए हैं, रिवीजन नोट्स दिए हैं, ऑलरेडी दे दिए हैं अमेंड करके। तो उसमें आपको देखोगे अगर आप, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो मेरा रिवीजन नोट्स है, पॉकेट बुक है, वो टाइप वाइज है। दिखा देता हूं आपको। ठीक है, तो वो क्यों उस तरह से बनाया गया है, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूं। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा दिखेगा आपको। शॉर्ट नोट्स अलग, न्यूमेरिकल अलग। न्यूमेरिकल मैंने जून का पेपर पढ़ाया है, 15 मार्क के न्यूमेरिकल क्वेश्चन अलग से आए हैं। सबसे क्लीन, सबसे इजी, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग न्यूमेरिकल्स हैं। तो मुझे लगता है बच्चे को तो अलग से न्यूमेरिकल सारे टाइप के जो भी अवेलेबल हैं सब कवर करके जाने चाहिए। ओल्ड सिलेबस के कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग के भी जो न्यूमेरिकल पास के आए हैं वो भी कवर करके जाने चाहिए। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, सब कवर करके जाओ। कुछ कुछ आपको लगेगा कि आपके सिलेबस में नहीं है, पर तो भी कवर करके जाओ, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि कुछ भी आ सकता है, लिटरली कुछ भी आ सकता है। और पेपर में कोई चीज़ आ गई ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम दोनों आपस में तू मैं कर सकते हैं, 2 दोस्त कोई ग्रुप में बढ़िया आप सब भड़ास निकाल सकते हो, पर आपके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। पेपर आ गया, भले वो आउट ऑफ सिलेबस ही क्यों ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेटर जो अवेलेबल है करके जाओ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स सबसे हाई फोकस पॉइंट है। कॉर्पोरेट फाइनेंस भी जब आप पढ़ोगे सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, क्योंकि क्लियर कट आ रहे हैं और इजी हैं और स्कोरिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है स्कोरिंग है, कम में बम वाला टॉपिक है। सारे करके जाओ जो भी हैं, और भी कुछ मिलते होंगे जो कॉर्पोरेट फाइनेंस आईसीएसआई के हैं, वो वाले सब करके जाओ। ठीक है, कुछ भी मत उठाओ। तो ऐसे मैंने अपना दिमाग लगा के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको सारी चीजें दे दी हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, इन्वेस्टमेंट कंडीशंस, केस स्टडीज, शॉर्ट नोट सब दे दिया। तो ये स्टाइल मुझे लगता है बेटर है, क्योंकि इसमें सारे चैप्टर कवर हो गए। ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि अलग अलग सारे टाइप्स में कोई चैप्टर कवर ही नहीं हुआ। सारे चैप्टर कवर्ड है, सारे चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब कवर्ड है।
तो ये ज़्यादा बेटर है। इसमें आपको दिमाग में तान नहीं लगाना है कि यार चैप्टर कवर हो रहे नहीं हो रहे, इतने चैप्टर बाकी हैं, उतने चैप्टर बाकी हैं। ये चैप्टर वाला जो खेल है ना, ये यहाँ पे साइड हो जाता है। टाइप वाइज आपको चलना है। टाइप वाइज भाई जैसे मैंने बताया, न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशंस जैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आती हैं कभी नहीं भी आ सकती हैं, तो डेफिनेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने दे दी हैं। डिस्टिंग्विश भी कभी आते हैं कभी नहीं भी आते, तो वो भी नॉट सो इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं। तो आपको जो मैं टाइम दे रहा हूँ 12 से 14 घंटे जो आपको दे रहा हूँ, उसमें आपको करना क्या है? उसमें आपको न्यूमेरिकल पहले पढ़ने हैं, केस स्टडी पढ़ने हैं, शॉर्ट नोट पढ़ने हैं, और फिर कुछ कुछ बहुत ही छोटी चीज़ें जैसे इन्वेस्टमेंट कंडीशन सिलेक्टेड ही हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अलग से इसलिए दिए हैं ताकि आपसे स्किप ना हो जाए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जब आप पढ़ोगे ना बहुत ज़्यादा है, ख़त्म नहीं होंगे, इतने ज़्यादा हैं। तो जो जिसकी क्वांटिटी कम है वो पहले पढ़ो, क्योंकि वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे न्यूमेरिकल लिमिटेड है कर लो, केस स्टडी भी लिमिटेड है कर लो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिमिटेड है कर लो, इन्वेस्टमेंट कंडीशन लिमिटेड है कर लो, डॉक्यूमेंटेशन लिमिटेड है कर लो, ये सब लिमिटेड है। सबसे आखिरी में आप क्या करोगे? शॉर्ट नोट्स, कि शॉर्ट नोट बहुत सारे हैं। फिर सबसे आखिरी में आप क्या करोगे? डेफिनेशंस। टाइम मिला तो ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम मिला तो ठीक है, ठीक है, ख्याल में आ गया। तो ये नोट्स आप यूज कर सकते हो। इसमें मैंने चैप्टर वाइज वेटेज भी दिया है जो आपके जून पेपर का था। अब एक ही पेपर है तो मुझे नहीं लगता इतना रिलायबल है, ठीक है। और चैप्टर वाइज जब मैं आपको कह ही रहा हूँ कि आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको चैप्टर सारे ही कवर करने हैं, तो इसका इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। बट स्टिल आपको पता सब होना चाहिए, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे सोर्सेस में से एक क्वेश्चन आया है, सबसे ज़्यादा अच्छा ICDR पे आ रहा है, मतलब रेजिंग ऑफ इक्विटी, वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो वो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो उसमें डिटेलिंग में जाना है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने टेकन केयर ऑफ किया ही हुआ है। शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर में ICDR के सारी चीज़ें कवर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन में भी काफ़ी सारी चीज़ें कवर्ड है, प्रोसीजर्स के अंदर भी कवर्ड है, ठीक है। तो ICDR वैसे ही टेकन केयर ऑफ है। फिर आपका देखो REIT या INVIT में से एक ही आता है, वो आपको मतलब समझ में आ ही जाएगा। वो एक ही चैप्टर एक्चुअली क्लब करके ही पढ़ना चाहिए, सारे प्रोविजंस उसके सिमिलर है और एक ही क्वेश्चन आता है नॉर्मली। फिर प्राइवेट फंडिंग AIF, ठीक है, उसमें काफ़ी आ रहा है। नॉन फंडिंग एक आध क्वेश्चन आता है। देखो आया सब में से है, सिर्फ किस में से नहीं आया है? फॉरेन फंडिंग इंस्टीट्यूशन, वो है ही कितना, 4-5 ही इंस्टीट्यूशंस हैं, है ही वैसे बहुत छोटा चैप्टर, ठीक है। और फिर आई थिंक प्रोजेक्ट इवेल्युएशन पे देखो नहीं आया है, पर आप ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि आगे भी नहीं आएगा। आ गया तो कुछ भी आ सकता है, समझ रहे हो। तो एटलीस्ट प्रोजेक्ट इवेल्युएशन में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आपको सब कवर करने चाहिए, ठीक है। तो कवर सब करके जाओ। और इसीलिए मैंने मेरे जो आप रिवीजन नोट्स देखोगे कॉर्पोरेट फंडिंग के, वो 190 पेजेस के हैं। 190 पेजेस एकदम मतलब बीच में है, एकदम सही है, कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है, कवर कर लोगे आप, ठीक है। 190 पेजेस कवरेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है 60 मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। और SM में भी देखो सब में से आ रहा है, किसी में से कम किसी में से ज़्यादा, आ सब में से रहा है, मतलब टॉपिक्स तो आपको सारे चैप्टर सारे कवर करके जाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस से स्टार्ट करना चाहिए। SM मेरे हिसाब से पहले स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि SM में वैसे भी बच्चों का कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है, क्योंकि वो याद नहीं आता। थोड़ा सा केस स्टडी को लेके वैसे भी बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, ठीक है। तो वो मुझे लगता है पहले मत करो। पहले जहाँ से आपसे आपकी पासिंग आने वाली है, पासिंग तो आपकी कॉर्पोरेट फाइनेंस से ही आएगी। बेस जो होता है ना 30-35 मार्क्स 40 मार्क्स जो बेस है, वो तो आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस से ही आएगा। तो मुझे लगता है इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पेपर में भी आपको पहले कॉर्पोरेट फाइनेंस ही सॉल्व करना चाहिए, न्यूमेरिकल्स या जो भी आपको आता है, सबसे बेस्ट जो भी आपको आता है वो पहले आपको आंसर करना चाहिए, ठीक है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस से स्टार्ट करो, रिवीजन नोट्स ले लो, मेरे यूज़ करना चाहते हो मेरे यूज़ करो, कोई ऑलरेडी आप किसी और फैकल्टी के यूज़ कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप यूज़ करो। तो 150 to 200 पेजेस मिनिमम 150 एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। 150 to 200 पेजेस गुड है, कोई दिक्कत नहीं। एकदम 300 पेजेस भी मत लेना, फिर वो कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका टाइम ब्रैकेट समझ लो कि कितना है। तो 12 to 14 आवर्स में आई थिंक 150, 160, 180 पेजेस हो जाते हैं। एक बार दो बार रिवीजन करोगे, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ते जाएगी, फिर वो कवर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब इसमें इसलिए मैं कह रहा हूं दिमाग मत लगाओ,
चैप्टर लेवल पे सोचना ही नहीं है, टाइप वाइज सोचना है। आपके मार्क्स उतने फिक्स होते जाएंगे। न्यूमेरिकल आपने सारे कवर कर लिए तो बस आपका एक फिक्स हो गया कि भाई जितना भी आएगा 10-15 मार्क का वो आपका टेकन केयर ऑफ है। डॉक्यूमेंटेशन में भी एक आध आता ही है, तो डॉक्यूमेंटेशन सारा कवर कर लिया तो 5 मार्क टेकन केयर ऑफ है। हर टाइप में एक एक आता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक आध आता है, तो आपने सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लिए तो 5 मार्क आपके टेकन केयर ऑफ है। समझ रहे हो? तो ये सारे मैंने बनाए इसीलिए क्योंकि एक एक उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो टेकन केयर ऑफ हो जाता है। क्लियर है? तो 12 to 14 आवर्स मेरे ख्याल से आपको इसको देने चाहिए। मोर और लेस 90% नोट्स आपके कवर हो जाएंगे इतने टाइम में। फिर आते हैं एसएम पे। तो जो भी बचे हुए 6 से 8 घंटे हैं वो आप एसएम को दे दीजिए। एसएम में भी मैंने बताया सारे चैप्टर्स कवर करके जाने, कोई भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। फिर आपको केस स्टडी का भी मैं क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी दे चुका हूं कि केस स्टडी के लिए अलग से कुछ भी नहीं करना है। जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपका सिलेबस है, उसी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आएंगे और जो आपने पढ़ा है, जो थ्योरी आपने पढ़ी है वो ही आपको पूछी जाएगी। बस उसको थोड़ा सजाया जाएगा, थोड़ा सा रियल लाइफ के कुछ नाम और डेटा और कंपनी और वो सब दिया जाएगा, पर उसका आपके आंसर से कोई लेना देना नहीं। आपके आंसर से कोई लेना देना नहीं। आंसर आपको वही लिखना है जो आपको आपने आपके कंसेप्ट में, आपके बुक से पढ़ा हुआ है। आए ख्याल में? और मैंने जून पेपर जब पढ़ाया था उसका भी वीडियो का लिंक डाल देता हूं, आपको वो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो केस स्टडी के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। जो भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो उसी को अच्छे से पढ़ना है, उसी को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है? चलो, और मेरे जो एसएम के नोट्स हैं वो आप देखेंगे तो वो चैप्टर वाइज है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन के टाइप्स नहीं है। उसमें ऐसे कोई शॉर्ट नोट या ऐसा, समझ रहे हो ना, टाइप्स नहीं है। तो उसमें डायरेक्ट कंसेप्ट डायरेक्ट पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको पूरा कवर करना है। और वो लगभग मैंने उसमें बुक के केस स्टडीज भी सारे दे दिए हैं, पर बुक के केस स्टडीज काम के नहीं है। ये मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, मेरे लेक्चर बैच को भी बता चुका हूँ। बुक के केस स्टडी एज इट इज़ नहीं आने वाले मेरे हिसाब से, इसलिए वो मेरे हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। बस रेगुलर स्टडी में एक आध बार आपके वो पढ़े हुए होने चाहिए, एक आध बार आपको रेगुलर स्टडी में पढ़ना है। पर जब आप रिविजन लेवल पे आ जाते हो, एग्जाम के इतने नज़दीक आ जाते हो, तो फिर वो केस स्टडीज मेरे हिसाब से कोई काम की नहीं है। तो मैंने दे दी है पर वो काम की नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे अड़ जाते हैं और मेरे पास ड्रामा और ज़्यादा डिबेट्स के लिए टाइम नहीं है। किसी बच्चे ने मांगे, मैंने बना के डाल के दे दिए, वो भी खुश, मैं भी खुश। और मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ कि वो केस स्टडीज काम की नहीं है। तो लगभग उसको हटाएंगे आप तो 100 पेजेस के नोट्स है मेरे एसएम के, तो वो 100 पेजेस आपको 6 से 8 घंटे में पढ़ने हैं। सब चैलेंजिंग है, ठीक है? ईजी कुछ भी नहीं है। 12 से 14 घंटे में 190 पेजेस के नोट्स पढ़ना चैलेंजिंग है। 6 से 8 घंटे में 100 पेज पढ़ना ये भी चैलेंजिंग है। पर आप प्रोफेशनल लेवल पे हो, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ ही रहे हो, तो आपको वो आदत हो जाएगी। ठीक है? तो केस स्टडीज के लिए कोई सेपरेट दिमाग नहीं लगाना है, सेपरेट प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। नो सेपरेट प्रिपरेशन। जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, जो थेरीज आप पढ़ रहे हो, वही बस आपको अच्छे से पढ़ने हैं। उसी में से आपको डायरेक्टली कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ठीक है? अप्लाइड क्वेश्चन एक आदि आ रहा है और उसके लिए मैंने जून 24 पेपर डिस्कस करते समय सारी बातें बता दी है, वो आप देखेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा हाउ टू टैकल द केस स्टडीज। ठीक है? तो ये सारी बातें हैं। आई थिंक मैंने सारी बातें जो भी हैं बता दी हैं। बस अब फैलना मत, नए टॉपिक्स कवर नहीं करने हैं, कोई भी नोट्स नए वाले नहीं देखने हैं, एक ही नोट्स पकड़ लेना है। अब उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने का फोकस करना है। इतनी बात तो आपको भी पता चल गई है कि यार रिकॉल नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके शायद थोड़ी सी एक होप होती है कि शायद रिकॉल हो जाए। तो यहाँ मेरा आपको बोलना है, क्लियर कट है, सिलेबस अब बढ़ाओ मत, सिलेबस एक फिक्स कर लो, उसी को जितना हो सके ज़्यादा बार मल्टीप्लाई करके ज़्यादा बार पढ़ो। स्पेशली एसएम आपको बहुत ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें रिकॉल होंगी। क्लियर है क्या? तो जितना पढ़ा है, जो रिवीजन नोट्स हैं उसको फिक्स कर दो और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने पे फुल फोकस आपको करना है। ठीक है? थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। और सारे जो लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। नोट्स के जून 24 का जो वीडियो डाला है मैंने, वो सारे रेलेवेंट लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।